जय हिंद। मैं पिंकू विद्यार्थी लाइव जेस में आपका स्वागत है। हमारे संसद में नए कानून पारित किए गए हैं। इस नए कानून में बहुत सारे कानून हैं, जिसमें आपका रेप यानी बलात्कार, आपका मॉब लिंचिंग, सड़क एक्सीडेंट, उसी में आपका देशद्रोह भी है। तो हम वो सब कानून पे बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देशद्रोह कानून पर चर्चा करते हैं। साहब, बताया जाता है कि अंग्रेज के जमाने में अंग्रेज सरकार ने राजद्रोह कानून बनाया था। राजद्रोह कानून बनाने का पीछे का मकसद था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति अंग्रेज सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, अंग्रेज सरकार के खिलाफ किसी तरह की प्लानिंग करती है, अंग्रेज सरकार, उसके द्वारा चुने गए राजा, उसके द्वारा चुने गए जमींदार, इन लोगों के खिलाफ अगर कोई भारतीय व्यक्ति किसी तरह की कोई प्लानिंग करती है या आवाज उठाता है, तो अंग्रेज सरकार उस पर राजद्रोह का कानून चलाता था। तो अंग्रेज सरकार एक कानून बनाया था जिसका नाम दिया गया था राजद्रोह। वही कानून अभी तक चल रही थी, लेकिन हमारी सरकार ने 2023 में राजद्रोह कानून को नाम बदलकर देशद्रोह कानून रख दिया। यानी आप जिसे उसमें कुछ बदलाव भी हुई है, ऐसा नहीं है कि एकदम सेम टू सेम वही, कुछ हल्का फुल्का इधर बदलाव भी हुआ है। तो कहने का मतलब जिसे आप पहले राजद्रोह कानून के नाम से जानते थे, अब वो देशद्रोह कानून के नाम से जाना जाएगा। 153 साल बाद हमारे देश में राजद्रोह कानून का नाम बदलकर देशद्रोह कानून रख दी गई है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 153 साल बाद लिखा गया है, 153 साल बाद राजद्रोह कानून में बदलाव। अब राजद्रोह की जगह होगा देशद्रोह। अब राजद्रोह की जगह होगा देशद्रोह। साहब देखिए, ये संसद में अमित शाह द्वारा ये बिल लाया गया है कि राजद्रोह को अब देशद्रोह में ट्रांसफर किया जाए। अब देखिएगा इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति देश के खिलाफ काम करता है, अगर कोई व्यक्ति देश के खिलाफ काम करता है, देश के खिलाफ बोलता है, तो उस व्यक्ति पर राजद्रोह की केस चलेगी। साहब तो अगर कोई व्यक्ति देश के खिलाफ काम करता है तो उस व्यक्ति पर राजद्रोह का केस चलेगा। अगर पार्टी के खिलाफ काम करता है तो राजद्रोह का केस नहीं चलेगा। अगर कोई व्यक्ति देश के खिलाफ बोलता है तो उस व्यक्ति पर देशद्रोह का केस चलेगा। हम राजद्रोह, देशद्रोह का केस चलेगा। अभी हम राजद्रोह बोले थे, राजद्रोह नहीं होगा, देशद्रोह होगा। तो अगर देखिए फिर से बात सुनिएगा, बात यहाँ पे अब राजद्रोह नहीं बोलना, अब बोलना हमें देशद्रोह। गलती से निकल गया था, तो ध्यान देगा। अगर कोई व्यक्ति है वो देश के खिलाफ काम करता है, इसको ध्यान समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति देश के खिलाफ काम करता है तो वो देशद्रोह कानून हो, तो उस पर देशद्रोह के तहत सजा सुनाई जाएगी। साहब यानी वो देशद्रोह हुआ। अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी के खिलाफ काम करता है तो वो देशद्रोह नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति देश के खिलाफ बोलता है तो फिर वो बोलता है तो वो देशद्रोह होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पर्सनल किसी निजी व्यक्ति के बारे में बोलता है, पर्सनल किसी निजी नेता के बारे में बोलता है, तो फिर वो देशद्रोह नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे समझना है कि कौन सी बातें देशद्रोह होगी, कौन सी बातें देशद्रोह नहीं होगी। अगर आप भारत सरकार के खिलाफ बोलते हैं, आप भारत के खिलाफ बोलते हैं, तो वो देशद्रोह का केस बन जाएगा। साहब लेकिन अब भारत के नेता के बारे में बोलते हैं तो वो देशद्रोह केस नहीं बनेगी। अगर भारत के खिलाफ बोलते हैं तो देशद्रोह बनेगा, लेकिन नेता के खिलाफ बोलते हैं देशद्रोह नहीं बनेगा। ये चीज पे आपको ध्यान देना है। यानी आपको देश को के खिलाफ नहीं बोलनी है। अगर आपको बोलना है तो किसी पार्टी के खिलाफ बोलिए, किसी नेता के खिलाफ बोलिए, लेकिन देश के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। देश के खिलाफ चलने वाली एजेंडा, देश के खिलाफ चलने वाले काम करने वाले आतंकवादी संगठन, अगर ये सबसे जुड़े हुए हैं तो इसमें भी आपको देशद्रोह की केस हो जाएगी। देखिए, जब संसद में बिल पेश हो रही थी तो अमित शाह ने कहा कि भारत के किसी कानून में आतंकवाद का चर्चा नहीं किया गया, लेकिन मोदी सरकार ने जो नई कानून लाई है उसमें आतंकवाद पर चर्चा है, और कहीं ना कहीं आतंकवाद को लेकर हम कुछ न कुछ इस वक्त करेंगे देशद्रोह कानून के माध्यम से। चलिए, अब सवाल हमारी मैटर ये है कि हमारे भारत में राजद्रोह कानून खत्म हो गया क्या? भारत से पहले कुछ देशों ने अपने देशों में चलने वाली राजद्रोह कानून को खत्म किया था। तो देखिए साहब, अगर 2023 में भारत में राजद्रोह कानून खत्म हो गया, तो 2007 में न्यूजीलैंड में राजद्रोह की कानून खत्म हो गई थी। साहब जिस यूनाइटेड किंगडम ने, जिस इंग्लैंड ने भारत में राजद्रोह का कानून बनाया था, उस इंग्लैंड में 2009 में ही राजद्रोह कानून खत्म हो गया था। लेकिन इंग्लैंड में एक नियम है साहब कि इंग्लैंड के जो नागरिक होंगे ना,
उस पर राजद्रोह का केस नहीं चलेगा। लेकिन अगर कोई विदेशी व्यक्ति है और वो इंग्लैंड में रहकर कुछ गलतियां कर रही है तो उसके खिलाफ राजद्रोह का केस चलेगा। तो न्यूजीलैंड में 2007 में ही राजद्रोह खत्म हो गया। इंग्लैंड में आपको, इंग्लैंड को यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में 2009 में ही खत्म हो गया और स्कॉटलैंड में 2010 में ही खत्म हो गया, 2010 में ही खत्म हो गया। चलते हैं अब हम थोड़ा राजद्रोह कानून का इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। इसका इतिहास क्या है तो देखिएगा, कह रहा है कि राजद्रोह कानून जो है ना वो अंग्रेज सरकार द्वारा बनाया गया था। शुरुआत में ही आपको हम बोले थे कि अंग्रेज सरकार अपनी बचाव के लिए बनाया था कि अगर कोई व्यक्ति अंग्रेज सरकार के खिलाफ बोलता है या उसके द्वारा चुने गए राजा के खिलाफ बोलता है या उसके द्वारा चुने गए जमींदार के खिलाफ बोलता है या कुछ करता है तो ऐसे व्यक्तियों पर राजद्रोह का केस चलेगा। तो राजद्रोह जो है उसको रखा गया था धारा 124 के ए में, धारा 124 के ए में राजद्रोह जो है वो धारा 124 के ए में आता है साहब। तो अगर किसी व्यक्ति पर राजद्रोह का केस होता था तो उसे धारा 124 के ए के तहत सजा मिलती थी। धारा 124 के ए कह रहा है इस कानून को 1837 ईस्वी में, इस कानून को 1837 ईस्वी में ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिक थॉमस मैकाले द्वारा तैयार किया गया था। थॉमस मैकाले द्वारा तैयार किया गया था। तो कभी पूछा जाए कि राजद्रोह कानून को धारा 124 के ए में आता है लेकिन इसे तैयार कौन किया था तो 1837 ईस्वी में थॉमस मैकाले ने तैयार किया था। फिर 1860 से 1870 के बीच में इस कानून को खत्म कर दी गई। फिर 1870 के बाद इसे दोबारा लागू कर दिया गया। 1870 के बाद इसे क्या किया गया, दोबारा लागू किया गया। देखिए साहब कौन कौन से ऐसे क्रांतिकारी हैं जिस पे राजद्रोह का केस चल चुका है। तो राजद्रोह का केस सबसे पहले चला साहब बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ। बाल गंगाधर तिलक, हमारे देश में राजद्रोह का कानून सबसे पहले चला बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ। ऐसे बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ ये राजद्रोह का केस चला था साल 1897 ईस्वी में। कब चला था, 1897 ईस्वी में। इसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। तो भारत में सबसे पहली बार अगर राजद्रोह का केस चला तो वो बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ चला था। वो चला था 1897 ईस्वी में और वो इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। हमारे महात्मा गांधी के खिलाफ भी 1922 में चला था राजद्रोह का केस। नेहरू, महात्मा गांधी, ये हो गया महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। नेहरू जी के भी खिलाफ राजद्रोह का केस चला तो भगत सिंह के भी खिलाफ राजद्रोह का केस चला साहब, भगत सिंह के भी खिलाफ। तो कौन कौन से ऐसे नेता हैं, क्रांतिकारी हैं जिसे देश को आजाद करवाने में राजद्रोह का केस से गुजरना पड़ा था। तो वो है बाल गंगाधर तिलक, वह है महात्मा गांधी, वह है नेहरू जी और वह है भगत सिंह। ये सब हमारे देश के ऐसे नेता हैं जिन्हें राजद्रोह का केस से गुजरना पड़ा था। चलिए अब राजद्रोह का केस क्या कहता है, राजद्रोह का केस क्या कहता है। तो देखिए नए नियम में तो नए बन के आएंगे तो पता चलेगा कि इसमें क्या क्या ऐड किया गया है। लेकिन पुराने कानून में कहा गया था साहब कि अगर आप देश के खिलाफ, यही मिलता जुलता है, अगर आप देश के खिलाफ बोलते हैं, देश के खिलाफ काम करते हैं, आप संविधान को नीचा दिखाना चाहते हैं, उसके बाद आपको संविधान पे विश्वास नहीं है, उसके बाद आप भारतीय चीज को अपमान करते हैं, अगर इस तरह के काम करते हैं साहब तो आप पे राजद्रोह का केस चलेगा। ये पहले ही से ऐड था। अब नए वाले में सरकार क्या क्या ऐड करते हैं वो तो देखना पड़ेगा। तो अगर आप देश के खिलाफ काम करते हैं, देश के खिलाफ चलने वाले एजेंडा में शामिल है साहब, किसी आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए आप हैं, या तो फिर आप संविधान को नीचे दिखाना चाहते हैं, दिखा रहे हैं, या तो फिर राष्ट्रीय चीज को आप अपमान करते हैं, तो ऐसे मामले में राजद्रोह का केस चल सकती है। कोई बड़ी बातें नहीं है। चलिए राजद्रोह केस को कभी कभी कुछ बड़े चुनौतियों से होकर गुजरना पड़ा है। जैसे आपका है साहब बिहार सरकार बनाम, हाँ एक है साहब केदारनाथ, केदारनाथ बनाम बिहार सरकार, केदारनाथ बनाम बिहार सरकार, बिहार सरकार, केदारनाथ बनाम बिहार सरकार। तो देखिए एक मामला है हमारे यहाँ, हमारे बिहार, हाँ केदारनाथ बनाम बिहार सरकार, इनका भी एक राजद्रोह का ही मैटर, इनका भी एक राजद्रोह का ही मैटर है। देखिए मैटर क्या है ना, मैटर क्या है ना कि बिहार में एक पार्टी थी जिस पार्टी का नाम था, बिहार में एक पार्टी थी जिस पार्टी का नाम था फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी। बात को समझिएगा। तो देखिए बिहार की एक पार्टी थी साहब
और उस पार्टी का नाम था फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी। और फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी का एक नेता था जिसका नाम था केदारनाथ। एक नेता था जिसका नाम था केदारनाथ। तो बिहार की एक केदारनाथ था बेगूसराय का, कहाँ ये बेगूसराय, एक केदारनाथ जो था बेगूसराय का था। तो बिहार में एक पार्टी थी जिस पार्टी का नाम था फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी का नेता था केदारनाथ। तो ये केदारनाथ 1953 ईस्वी में कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा था। उस आंदोलन में बोले थे कि सीबीआई के जो कुत्ते हैं वो हम पे निगरानी कर रहा है, और ऑफिशियल कुत्ते हैं वो भी हम पे निगरानी कर रहा है। और कांग्रेस सरकार जो है, पहले तो ये बोला कि सीबीआई के कुत्ते हम पे निगरानी कर रहे हैं, ऑफिशियल कुत्ते हमारी निगरानी कर रहे हैं। तो सबसे पहले किसको टारगेट में लिया? सीबीआई को लिया साहब, सरकारी जॉब करने वाले को लिया। उसके बाद क्या बोलते हैं कि हमारे देश के लोगों ने गोरों को भगाकर कांग्रेसियों को देश सौंप दिया, लेकिन हमें इस कांग्रेसियों को भी भगाना पड़ेगा। तो कांग्रेसियों को भगाकर हम देश को सुरक्षित रख सकते हैं, ऐसा बोलो केदारनाथ। तो केदारनाथ सीबीआई के साथ साथ कांग्रेस को भी लपेटे में ले लिया। अब इतना बात बोलने के बाद बिहार पुलिस जो है, यानी बिहार की जो प्रशासन है वो सक्रिय हो गया। फिर केदारनाथ को गिरफ्तार किया, उन पे केस चली साहब, जिसमें इन पर राजद्रोह का मुकदमा हुआ। उसमें कहा गया कि जो केदारनाथ जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ बोला है। फिर केदारनाथ के जो वकील है वो सुप्रीम कोर्ट में बोला कि धारा 124 यानी बोला कि धारा 124 के जो ए है, धारा 124 का जो ए है इसे खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये किसी व्यक्ति की बोलने की स्वतंत्रता को छीनता है। क्योंकि अनुच्छेद 19 के ए के तहत हमें बोलने की आजादी है, लेकिन ये जो राजद्रोह है ना वो किसी को बोलने की स्वतंत्रता को छीनता है। क्यों? हम हमारी नजर में अगर देश की पार्टी अगर लगे कि वो गलत काम कर रहा है तो हम उसका विरोध कर सकते हैं। हमें लगे कि कोई सरकारी संस्थान गलती कर रहा है तो हम उसके खिलाफ बोल सकते हैं। लेकिन अब वैसा शब्द बोलने पर अगर उस व्यक्ति पर राजद्रोह का मुकदमा होती है तो फिर ऐसा धारा को हटा देना चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ बनाम बिहार सरकार के मामले में फैसला सुनाया कि केदारनाथ जो है, वो जो नेता केदारनाथ है, उस पर किसी तरह की राजद्रोह की मुकदमा नहीं चलेगी। केदारनाथ गलत नहीं है। राजद्रोह की मुकदमा तब चलेगी जब वो व्यक्ति भारत के खिलाफ बोलेगा। अगर वो किसी सरकार के खिलाफ, किसी संस्था के खिलाफ या किसी व्यक्ति के खिलाफ बोलता है तो राजद्रोह का केस नहीं चलेगा। ये बातें बताई गई साहब 1962 में। कब बताई गई? 1962 में। तो पूछा केदारनाथ बनाम बिहार सरकार की मामला कब आया था? तो कब आया था? 1962 में आया था। चलिए